आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास शो नौजवान हिंदुस्तान में। जी हाँ नाजरीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसको यंग इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलमी नक्शे पर ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवान है। सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि हुनरमंदी की बात की जाए तो आज पूरी दुनिया हिंदुस्तानी टैलेंट से फ़ायदा उठा रही है। दुनिया की नामवर कंपनियों और दीगर शोबों में आज हिंदुस्तानी टैलेंट अपना लोहा मनवा रहा है। आज अगर ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ सही तालीम और प्रॉपर गाइडेंस है। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सही तालीम और बेहतर गाइडेंस से ही कोई भी तालिबे इल्म अपनी मंजिल तक पहुंचता है। नाजरीन, तालीम किसी भी इंसान की तरक्की की बुनियाद तो होती ही है, वही किसी भी देश की तामीर व तरक्की में भी तालीम निज़ाम एक नुमाया रोल अदा करता है। आज अगर दुनिया हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है तो उसकी एक वजह यहाँ का बेहतर तालीमी निज़ाम भी है। दोस्तों, किसी भी नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल में तालीम की अहमियत हम सभी जानते हैं और सबसे ज़्यादा ये होती है, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाए तो कामयाबी किसी भी तालिबे इल्म के कदम चूमती है। तालीम और गाइडेंस की अहमियत को समझते हुए हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट कोर्सेस और फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह से जानकारियां होती हैं वो एक्सपर्ट्स सीधे आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें तालिबे इल्म भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट पर। थोड़ा सुनकर एक दिमाग में आता है कि मैथमेटिक्स और उसमें भी अगर एक पार्ट आ जाए स्टैटिस्टिक्स तो बड़ा कन्फ्यूजन सा शुरू हो जाता है। क्या ये बहुत मुश्किल होता है और हमारी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द ये कितनी अहमियत रखता है? जैसे कई सारी बातें हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं और स्टूडेंट्स अपने सवाल भी पूछेंगे। बहुत खुशी के साथ मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमान का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय मेरे लिए भी बड़ा अहम समय मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इस वक्त मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर बिमल रॉय से, जो कि पद्मश्री तो हैं ही, साथ ही साथ इंडिया में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो उसका सबसे बड़ा चेहरा है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी सर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रिप्टोलॉजी या फिर स्टैटिस्टिक्स में कितना काम किया है इसके बारे में आपको तमाम जानकारियां इंटरनेट पर मिल जाएगी। लेकिन सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्टूडेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं और फटाफट सवालों से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए आपकी यहाँ मौजूदगी का। स्टैटिस्टिक्स, थैंक यू सर। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, जैसा मैंने कहा, सुनते ही थोड़ा सा पहले तो मैथ्स जब बचपन से सुनते हैं, लेकिन जब उसके लिए जाते हैं, या जब मैं आपसे बात कर रहा था, फॉर्चुनेटली मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट रहा तो मुझे उतना डर नहीं लगता है, लेकिन ये मैथ्स को लेकर जो सोच है और स्टैटिस्टिक्स को लेकर जो सोच है आम युवाओं में, उसको क्या बदलने की ज़रूरत है? और क्या आपके स्टेट्स ये कहते हैं कि मेरे आंकड़े सही हैं, दुरुस्त हैं, कि सचमुच में बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं जा पाते हैं? मैं पहले तो 2-3 कहानी और एग्जाम्पल बताएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग तो हो ही रहा है। हम जानबूझकर कर रहे हैं या नहीं जानबूझकर कर रहे हैं। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा पहला एग्जाम्पल है मेरा और किसी को माँ जो चावल पकाते हैं। तो अभी तो राइस कुकर, प्रेशर कुकर मिलता है, लेकिन मेरे माँ कभी ऐसा तो राइस कुकर, हांडी चावल जो है वो हांडी है। हांडी में चावल देते हैं, पानी देते हैं और चूल्हा में बैठा देते थे। तो बॉयल हो रहा है, माँ और कुछ काम कर रहे हैं। इसके अगल बगल में एक स्पून से ये जरा लार देते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, फिर स्टार करते हैं। थोड़े बहुत बाद वो 1 और 2 ग्रेन उठाते हैं, वो प्रेस करते हैं, सोचता है हुआ या नहीं, डिसीजन ले रहा है हुआ या नहीं। अगर लगता है हुआ नहीं तो फिर माँ और कुछ कम करते हैं और ये बॉयल होने दे रहा है। तो 2-3 स्टेप के बाद जब मेरा माँ निश्चित हो जाता है कि ये चावल हो गया, तो कंप्लीट कर देते हैं। और मेरा माँ कभी नहीं गलत किया है, तो चावल बिल्कुल अच्छा सही तक बॉयल हुआ था। तो वो क्या कर रही थी, वो
मेरे माँ तो हाई स्कूल पे में नहीं गई थी, स्टैटिस्टिक्स तो दूर का बात है, बट स्टैटिस्टिक्स ही कर रही थी। बट वो स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, सो वो क्या कर रहे हैं, सो ये समझना है कि वो 1 और 2 दाना लेते हैं और उससे सिद्धांत लेते हैं कि पूरा चावल तैयार होया या नहीं। इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, एक तो बड़ा क्वेश्चन है सैंपल का साइज कितना होगा, ये तो हमारा बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा माँ का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, 1 और 2 काफ़ी था। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बीच बीच में स्पून से वो लाड़ देते थे। तो क्या कर रहे थे, वो ईच एंड एवरी दाने को इक्वल वाटर एंड हीट का एक्सपोजर देते थे। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, हम कहते हैं होमोजीनियस, तो पॉपुलेशन को होमोजीनियस बना देते थे। और पॉपुलेशन होमोजीनियस है तो 1 और 2 दाना ही काफ़ी। सो दिस इज ग्रेट, a very fundamental statistics, all the mothers did it। बड़े अच्छे उदाहरणों से आपने इस विषय को समझाया। हम स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनके सवाल भी लेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये तो हमने स्टैटिस्टिक्स को समझा कि क्या किस तरह से इस विषय को बहुत आसान भाषा में समझाए, इसके इस्तेमाल क्या हैं अभी हमारी ज़िंदगी में, आसपास क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, हमारे अपने देश में हम कहाँ पर इसका इस्तेमाल देखते हैं? पहले तो सरकार का बात आ गया। तो सरकार जब कोई कर्मसूची लेते हैं तो अब क्या करेंगे, उसमें क्या सरकार का कुछ बजट है, कुछ पैसे है, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो उनका एक आइडिया है कि हमारे सिटीजन जो है, हम नागरिक जो है, उसको भला हो। तो भला हो, किससे भला होता है वो लोग, ठीक, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इससे भला होता है। तो हमको लिमिटेड रिसोर्स है, ओके। तो आप लिमिटेड रिसोर्स से आपको जानता है कि इसका अभी देश का भिन्न भिन्न सेक्टर में कैसा हाल है, इसका हिस्ट्री क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ था, ये सब चर्चे करने के बाद वो सरकार ठीक करते हैं। तो मैं कहता है ये ब्लैक बॉक्स है, व्हाट आई से स्टैटिस्टिक्स। तो जब जो भी इंफॉर्मेशन है इस देश के बारे में, फिटनेस सेक्टर के बारे में, अभी पीछे, और आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सेट कर देना। वो स्टैटिस्टिक्स बोलेगा बेस्ट पॉसिबल अलॉटमेंट, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी, तो कैसे करना पड़ेगा। तो आपका वो जो आउटपुट है, तो इकोनॉमिक्स में तो आउटपुट मैक्सिमम करना पड़ेगा, वो तो सब प्रोबेबिलिस्टिक है। ये इस लिहाज से तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर इसका इस्तेमाल ना हो। तो सभी फील्ड में, सभी फील्ड्स में, सभी तो स्टैटिस्टिक्स सभी फील्ड में होते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे यूज होते हैं। और आपको मालूम होगा, तो हिस्ट्री की बात है, एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे JBS हॉल्डन, वो तो ISI हमारे इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वो ब्रिटिश सिटीजनशिप छोड़ दिए थे, वो तो बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का मेलबंधन किया, वर्ल्ड फेमस। तो केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स लगते हैं, फिजिक्स में तो लगती है। वो तो आपको मालूम है, वो जो बोसन, सत्यन का बोसन, वो तो स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन थे। अभी तो प्रमाण हुआ ना, ये सन दिस थिंग। वो तो 50 साल में सत्यन बोस के पास कोई मशीन नहीं थे। तो उस समय पर जो जेनेवा में अब चल रहा है, वो उस समय पर उन्होंने तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ये पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं। उन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कैसी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सोचा है। तो ये एक पार्टिकल जरूर उधर है जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पूरा प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स मुझे लग रहा है इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट छोड़कर इसके लिए इसको परस्यू करूं तो शायद चांसेस और ज़्यादा बन जाएंगे। आपको भी धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा हो सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज का जो यूथ है, जो इनोवेट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इसके लिए भी जा रहा है, वो इस सब्जेक्ट को लेकर इतना जागरूक है, इतना अवेयर है, और आपको लगता है कि उतना अच्छा पोटेंशियल आ पा रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में? तो अगर ये लड़की एंटरप्रेन्योर हो भी तो उनका तो कुछ स्टडी करना पड़ेगा। ये इस तरह एंटरप्रेन्योर होने से हमारे मैं मुझको एस्टेब्लिश कर सकते हूँ। तो उसको तो डेटा देखना जरूरी है। तो इस तरह फील्ड में कौन कौन किया है, कौन कौन सक्सेस किया है, कौन कौन क्या किया है, कैसे कैसे पैरामीटर है, तो पैरामीटर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आप वो समझती है कि मेरे सक्सेस प्रोबेबिलिटी
ये है। subject में, हाँ। तो जो मॉडलिंग सीखेगी वो तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करेगी। ओके। तो वो 70-80% नहीं हो तो वो उसमें नहीं जाएंगी। तो ये एनालिसिस स्टैटिस्टिकल है, उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अगर हम इस तरफ एंटरप्रेन्योर होंगे तो मेरा सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है। चलिए अब हम जो स्टूडेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत से सवाल होंगे। मेरा अंदाजा सही है, मेरे आंकड़े दुरुस्त हैं कि आपके पास भी सवाल होंगे? तो ठीक है, आपके सवालों से शुरू करते हैं प्लीज। सर, मेरा नाम दीपाली सूरी है। सर, एक्चुअली आई एम परसुइंग इकोनॉमिक्स। सो सर, आजकल हम देख रहे हैं, जैसे आपने बोला मॉडलिंग बहुत जगह यूज़ हो रहा है। पहले तो ओनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे सॉफ्टवेयर एंड ऑल सीखते थे, पर अब तो सर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, MBA सब सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। सो सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस मुझे ये जानना था कि अब हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो हमारे लिए पर्टिकुलर कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। सब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे R, SAS, टाटा, तो सर हम लोगों को कौन से सॉफ्टवेयर्स पे अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनसे हम अपना करियर डेवलप कर सकें? ये तो मेरा रिलेटिव आंसर होगा। तो मैं तो हमारे जो स्टूडेंट है ना, आपको मालूम है मेरा इंस्टीट्यूट ISI में इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार प्रोग्राम है, मास्टर्स इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द लीडिंग इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, इन दिल्ली एंड कलकत्ता में होते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं मेरे इकोनॉमिक्स बच्चों को। तो हम जो बोलते हैं, हम लोग तो आर्ट से लगता है काफ़ी है। तो जिस तरफ मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट लोग काम करते हैं कंपनी में, वो जैसे जैसे काम करते हैं वो तो प्रेडिक्शन करते हैं, हाँ, वो तो कॉजल एनालिसिस करते हैं, वो तो मॉडल फिटिंग करते हैं, तो वो तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, वो तो क्लासिफिकेशन करते हैं। इस सभी के लिए आर्ट तो काफ़ी है। लेकिन आर्ट का एक प्रॉब्लम क्या है, आर्ट आपको डेटा ज़्यादा हो जाए तो आर्ट थोड़ा स्लो हो जाता है और कुछ टाइम वो काम भी नहीं करते हैं। तो लोग अभी पाइथन करते हैं। तो लेकिन फॉर द बिगिनर आर ही काफ़ी है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर क्या रोल आप प्ले करते हैं और क्या उम्मीदें हमसे दुनिया को है, या हमको किन चीज़ों के लिए तैयार करना होगा आने वाले समय में अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं तो? अच्छा, मैं पहला एक बैकग्राउंड का ज़रूरी है। तो हम जो रैंडमनेस कहते हैं ना, रैंडमनेस में तो स्टेट्स में फंडामेंटल्स है। रैंडमनेस क्या होता है, आपके पास एक होपफुली अनबायस्ड कॉइन है, तो आप टॉस कीजिएगा और आप फिर टॉस कीजिएगा। हेड होने से आप 1 लिखेंगे और टेल होने से आप 0 लिखेंगे। ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंटली टॉस कर जाए तो एक सीक्वेंस पैदा होगा, 1 0 1 1 1 0 1। तो ये कॉइन अनबायस्ड है और टॉस इंडिपेंडेंट है, तो ये पूरा रैंडम है। ये रैंडम तो ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे मालूम नहीं कैसे वो अनबायस्ड कॉइन बना जाता है, किसी को मालूम नहीं है। तो एक चीज़ मैथमेटिकली प्रूवन है, एक रैंडम सीक्वेंस है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो साइबर वर्ल्ड में हम जो कुछ रखते हैं, जो कुछ भेजते हैं, हमको उसके एक लेयर रखना है, हम करते हैं एनक्रिप्शन। ओके। तो मैं जो कुछ रखेंगे मेरे फाइल पे, वो जो कुछ बताएंगे, जो कुछ मेल भेजेंगे, जो कुछ वॉइस बोलेंगे, सबको थोड़ा बहुत एनक्रिप्ट करना है। एनक्रिप्ट करने का प्रॉपर्टी क्या है, जो एनक्रिप्ट करने के बाद जो चीज़ तैयार होगा वो बिल्कुल रैंडम सीक्वेंस की तरह होना चाहिए। तो हम रैंडम सीक्वेंस स्टडी करते हैं, उसको क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं हम देखते हैं। आप जैसे रखते हैं वो उस तरह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है नहीं, वो सेटिस्फाई करे तो आप बिल्कुल सेफ, क्योंकि रैंडम सीक्वेंस से कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ला सकता। ये शैनन साहब का क्लॉड शैनन का थ्योरी है। लेकिन वो रैंडमनेस तो ऐसे होता नहीं, वो तो कठिन काज है वो जो रैंडम सीक्वेंस बनाना। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन रखना, जो भी भेजना वो इस तरफ करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं एनक्रिप्शन, कि एनक्रिप्ट करने के बाद वो जो साइफर तैयार होगा, आप साइफर से काम करेंगे, वो साइफर बिल्कुल
रैंडम से तरह होगा, तो इधर तो स्टैटिस्टिक्स आते हैं। मैं एक सवाल आपसे इन लोगों की तरफ से, एंड सीरियसली मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो उस सब्जेक्ट में करियर ऑप्शंस क्या हैं, मैं कितना कमा लूंगा, मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। पद्मश्री तो मिल ही सकता है, मुझे ये तो समझ में आ गया मैं इतना, और शायद अभी तो काम चल रहा है, अभी तो काम ऐसा नहीं है कि ये काम का अंत हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। और अब जिस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं तो इसकी संभावनाएं भी और बढ़ रही हैं। क्या करियर ऑप्शंस या कितनी संभावनाएं इन लोगों के लिए? अच्छा, 1991 में नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे, वो तो इकोनॉमी पूरा बदल दिया ना। इसके पीछे स्कोप बहुत कम थे, हम मानते हैं। सिर्फ सरकार में कुछ काम मिलता था, और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता। अभी मैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आया है, फिर उधर जाना है, हम लोग स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्टेज से अप्लाई होते थे। इसके बिना कोई स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का चॉइस नहीं थे। इकोनॉमी वाज फ्रोजन, इकोनॉमी तो ओपन नहीं थे। तो इकोनॉमी ओपन होने के बाद फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर कमिंग, लेंडिंग कंपनीज आर कमिंग, इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग। तो द अपॉर्चुनिटी हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। तो आप समझिए, आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करें एज फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिक्स के बाद तो वो लोग ज्वाइन करते हैं, टाटा एज में आप ज्वाइन करें, तो इसको पहले नहीं था। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क एसेस करना है, और रिस्क एसेस करने के बाद प्रीमियम फीस को तो प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो आपको रिस्क एसेस करना का है, उसके ऊपर प्रॉफिट करना है, तो उससे आप डिसाइड करते हैं कि ये प्रीमियम कितना होगा, है ना। तो ये सभी फिनेंस का दुनिया, इंश्योरेंस का दुनिया इतना ओपन हो गया है, इतने सारी जॉब का रिक्वायरमेंट है, और पेमेंट भी इतने अच्छा है। मेरा स्टूडेंट मेरे से ज़्यादा पेमेंट पे मिलता है। एक स्टूडेंट आते हैं आफ्टर प्लेसमेंट के बाद, प्रणाम करते हैं, सर मेरे को JP मॉर्गन में नौकरी मिल गया, 35 लाख पर एनम। सबके कान इधर लगे होंगे। वो लोग तो मालूम है, JP मॉर्गन में 37 लाख पर एनम मिलते हैं। सचमुच मेरे पास सचमुच और सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, अपना सवाल पूछें। ये नारी शक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो एक नमस्कार सर, मेरा नाम ईशान है। सर, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, और वो सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप ISI कोलकाता में RC बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी और सिक्योरिटी में आप सचिव हैं वहाँ के। तो क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी आजकल काफ़ी हमने न्यूज़ में सुना है कि उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं लोगों को समझने में कि क्या उसमें हम अपना पैसा निवेश करें या ना करें। और हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें ये लगता है कि अगर ये क्रिप्टो करेंसी में डील करने के लिए बहुत सारा डेटा भी रिक्वायर्ड होता है, डेटा माइनिंग एक वर्ड आता है, वो शायद उसके अंदर आता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको हम इसकी खामियों को नज़रअंदाज करें, और अगर हम इसमें सोचें कि इसमें नई नौकरियों का उत्पादन किया जा सकता है हमारे लिए, हम अर्थशास्त्र या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, और बाकी क्षेत्रों में भी क्या इस क्रिप्टो करेंसी को हम इस पे से रोक हटा दें, तो क्या हम नई नौकरियों का उत्पादन कर सकते हैं, हमारे क्षेत्र क्या बना सकते हैं हम? अच्छा, तो ये तो पहले पॉलिसी का बात है। मेरे एक बार बातचीत हुए थे RBI गवर्नर उर्जित पटेल के साथ। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी ऐसा होता है कि ये तो वर्चुअल करेंसी है। मैं आपके साथ विनिमय करते हैं, कुछ खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे करते हैं। क्रिप्टो मीन्स क्या, सिक्योर्ड है। तो सिक्योरिटी में का मतलब क्या है, आप नेट पे करते हैं, तो नेट तो वल्नरेबल है, तो कोई भी तो नेट में देख सकते हैं आप इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो टेक्नोलॉजी है उधर, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, तो कौन किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको कोई पता नहीं लगा सकता। तो इसीलिए तो अभी तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल इलीगल बीच में है। तो छोड़ दीजिए, वो क्रिप्टो करेंसी से प्रॉब्लम क्या है, मिंट कैसे होगा। तो आप अर्थनीति का स्टूडेंट है, तो आप बताइए आप मिंट कैसे करेंगे। वो जो बिटकॉइन है ना, वो मिंट करता है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से। तो कोई सटोशी नाकामोटो कुछ प्रॉब्लम नेट पे डाल दी है,
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो 10 बिटकॉइन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो 5 बिटकॉइन, तो जो प्रॉब्लम रहेगा वो सब कठिन प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपको 5 बिटकॉइन दिएगा। तो मिंट कैसे करेंगे ये तो एक क्वेश्चन है। सो इकोनॉमिक्स का आदमी को इनको सोचना पड़ेगा। और मिंट करने के बाद तब तो बाकी तो शेयर मार्केट की तरह है, जैसे चाहे हो वैसे। तो बिटकॉइन का प्राइस अभी कितना है? $8,000। इट वेंट अप टू $20,000। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हम लोग सुनते तो हैं हम लोग की इतनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, इतने लोग वहाँ पर बेरोजगार हैं, इतने लोग वहाँ पर इस लेवल के नीचे ज़िंदगी जीते हैं, उस लेवल के ऊपर, ये हम सुन तो लेते हैं और हमें लगता है अच्छा देश में ऐसा चल रहा है, पानी की इतनी कमी हो रही है इतना, लेकिन हमें ये पता नहीं लगता है कि आंकड़े कैसे आते हैं। उसके लिए आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे देश के विकास में किस तरह से स्टेटिस्टिक्स अपना अहम रोल प्ले कर सकता है। ओके, फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। कहानी। हाँ, कहानी। इधर कोई उड़ीसा से है? कोई उड़िया आदमी है इधर? नहीं है। तो महानदी एक नदी है उड़ीसा में। से 60-70 साल पहले तक उधर बहुत फ्लड होते थे और पूरा उड़ीसा यूज्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड। घर जाते हैं, फसल जाते हैं और जाते थे। तो प्रशांत चंद्र महालन मिश्र और फाउंडर फादर पंडित नेहरू जी ने उनको बोला कि उधर एक डैम बनाना है। तो कहाँ डैम बनाना है तो पूरा उड़ीसा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उनको डेटा लेना पड़ेगा पिछले 50 साल का, कहीं कहीं कितना वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, किधर के कितना नुकसान हुआ, किस तरह नुकसान हुआ। तो ये डेटा कहते उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाया। उसके बाद उन्हें इस डिसीजन पे आए, वो हीराकुद के पास, संबलपुर के पास, हीराकुद तो फेमस हो गया, उसके बाद संबलपुर से 90 किलोमीटर दूर वहाँ पर अगर एक डैम बनाना चाहता जाए तो ये सब प्रॉब्लम विथ प्रोबेबिलिटी वेरी हाई सॉल्व हो जाएगा। एंड वो डैम बनाया गया हीराकुद में और महानदी से कभी फ्लड नहीं हुआ उड़ीसा से। आगे बढ़ो। मेरा सवाल ये है कि अगर हमें, जैसे अगर हम लोग सोचे कि फर्दर पढ़ाई करनी है स्टैटिस्टिक्स में, मास्टर्स या पीएचडी, तो इंडियन यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या फॉरेन? सर ये मेरा सवाल इसलिए है, ये हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट पूछता सर ये मेरा सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जब मैं सोच रही थी तो मैंने नोट किया कि जैसे सर आप भी हैं और जैसे जितने भी, जैसे रघुराम राजन, उर्जित पटेल और जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ISI के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, सर ऑलमोस्ट सब बाहर से पढ़कर आए हैं और बाहर से जो पढ़े हुए होते हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर होते हैं। सर से भी पर्सनल सवाल भी हो गया। हाँ, सर, सर, बाहर आप क्यों गए पीएचडी करने के लिए? अच्छा, नहीं, मैं बाहर गई तो दूसरे कारण के लिए। अच्छा, मेरे को देश देखने का बहुत शौक था, तो दुनिया घूमना था आपको? दुनिया घूमना था। तो बाहर पीएचडी करने से ये मेरा डोर ओपन हो जाता था, वो हुआ भी है। लेकिन हम लोग बोलते हैं क्यों, हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे तो हम लोग का बहुत ज़रूरी है किससे साथ हम काम करें। तो इधर जब C.R. राव साहब थे इन इंडिया में स्टैटिस्टिक्स में, C.R. राव बिग नेम, पद्म विभूषण, जब C.R. राव साहब थे और PC महालनोबिस थे तो सबसे बड़ा स्टूडेंट तो ISI में पीएचडी करते थे। तो लेकिन हुआ क्या, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो जब से बड़ा आदमी SRS वर्धन, बहादुर, सब लोग तो बाहर अच्छे नौकरी लेके चले गए, तो उनका डिसीजन है। तो जब एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, बोलता है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आई पर्सनली नो ही जस्ट पास्ड अवे लास्ट वीक, नोबेल लॉरिएट फ्रॉम कैम्ब्रिज, सर जिम मर्लिस। तो ही हैज़ कम टू इंडिया मेनी टाइम्स। तो अगर कोई स्टूडेंट को जिम मर्लिस के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं क्या बोलूँ, ना जाओ? रिफ्यूज करेगा? कैसे रिफ्यूज करेगा? मैं आप सब बच्चों का, नौजवानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपके लिए जोरदार तालियां आप ही की तरफ से। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े। उम्मीद है कि आज की हमारी ये पेशकश आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट पर और फील्ड पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।